कैसे हो? बढ़िया, मस्त एकदम। पढ़ाई हो रहा है जमकर? नोट्स बना रहे हो इकोनॉमिक्स का? ए भैया, इकोनॉमिक्स का नोट्स कौन बनाता है? भाई नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमको पता है तुम लोग नोट्स नहीं बनाते हो, इकोनॉमिक्स का भी नहीं बनाते हो। हिंदी का तो मतलब बिहार में ऐसा स्थिति खराब है, कल एग्जाम है ना, आज सब लड़का पढ़ कर जाएगा एग्जाम देने। एक दिन पहले पढ़ता है हिंदी का बुक, हिंदी का स्टोरी। इंग्लिश ग्रामर में भी यही है, इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, कल एग्जाम है इंग्लिश लैंग्वेज का, आज पढ़ कर जाएगा। एक दिन पहले पढ़ता है, कहता कि हो जाएगा। हिंदी भी कौन पढ़ता है? मेरे संग जो दोस्त है वो बोलता कि अरे यार हिंदी हिंदी का भी तुम तैयारी करते हो, हिंदी का भी प्रिपरेशन करते हो, ऐसे बोलता था। अब बताइए, अगर वो सब आपको ऐसा दोस्त मिल जाएगा, डुबा देगा भाई। ठीक है, उन लोगों को बात नहीं सुनना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना नोट्स के, बिना कुछ हम लिखे, यूट्यूब के वीडियो के सहारे, अपने कोचिंग टीचर के सहारे, ट्यूशन टीचर के सहारे बोर्ड से एग्जाम में बैठ जाएंगे, पास आप हो सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टॉप का सपना छोड़ दीजिए कि मेरा 92% आएगा, 94% आएगा। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हम भी नोट्स नहीं बनाते थे, सच बता रहे हैं, नोट्स हम नहीं बनाते थे। 9th में इकोनॉमिक्स का नोट्स नहीं बना, 10th में भी नहीं बनाए। 10th में जब हमारा बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हुआ, उसके बाद जो नया डेट रिलीज हुआ, उसके 3 महीने पहले हम नोट्स बना लिए थे इकोनॉमिक्स का। 9th में इकोनॉमिक्स का कॉपी खरीदे थे, 3-4 पेज लिखे भी थे, उसके बाद कॉपी रख दिए थे, नोट्स नहीं बनाते थे, ऐसे ही पढ़ लेते थे। लेकिन फिर हमको रियलाइज हुआ कि बिना नोट्स के काम नहीं होगा। और बोर्ड, मेरा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला था, उसके 3 महीने पहले इसका सारा चैप्टर, इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर का नोट्स मेरे पास था। ठीक है, और मेरे बोर्ड एग्जाम में 92 मार्क्स है इकोनॉमिक्स में। तो यार बिना नोट्स के आप लोग सोच रहे हैं कि यूट्यूब वीडियो से, ठीक है आपको यूट्यूब वीडियो देखकर सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बार बार आप यूट्यूब वीडियो खोल कर नहीं ना रिवाइज करेंगे। मान लीजिए कि यूट्यूब वीडियो 1 घंटा का है, 40 मिनट का है, ठीक है 40 मिनट का है, और फिर आप 40 मिनट नहीं ना उसको देखेंगे। आप एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट बात है उसको रिवाइज कीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो यार बहुत आसान है। हिंदी भी पढ़िए, रोज एक कहानी पढ़िए हिंदी का। इससे होगा क्या कि आपको स्टोरी याद रहेगा। लेकिन आप लोग करते क्या है, कल हिंदी का एग्जाम है, उसके 1 दिन पहले पढ़ेंगे हिंदी। इंग्लिश ग्रामर का भी यही हाल है। अगर इंग्लिश ग्रामर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन हालत क्या है बिहार में, एक दिन, दूसरे स्टेट का तो पता नहीं, बिहार में ये हालत है कि कल इंग्लिश ग्रामर का या हिंदी का एग्जाम है ना, आज रात सब पढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब आदत आपको मतलब टॉप नहीं बनाएगा यार। ठीक है, नोट्स आप खुद के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो यार नोट्स बनाना शुरू कर दो। अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो मेन जो चैप्टर है उसका तो बना लो यार एटलीस्ट। ठीक है, उम्मीद है कि बनाओगे। ऐसे पटना वाला जो स्टूडेंट है वो नहीं बनेगा, हमको पता है। कुछ स्टूडेंट होंगे, रेयर स्टूडेंट होंगे जो बनाते होंगे नोट्स। ठीक है, तो यार नोट्स बनाओ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सेकंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और थर्ड एंटी इन्फ्लामेटरी मेजर्स। ठीक है, हो सकता है कि आपके पोर्शन से रिड्यूस हो गया है तो वीडियो को बंद कर दो, आपके काम का नहीं है। अगले साल जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देंगे उनमें ये टॉपिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको तो पूरा बुक कवर करना है, ये लास्ट टॉपिक है आपका बचा है। तो चलिए यार, अगर आपका पोर्शन में ये रिड्यूस हो गया तो वीडियो बंद कर दीजिए। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन होने का मेनली 2 रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन। 2 रीजन है, इसके सिवा कोई नहीं है, 2 रीजन है। फर्स्ट को बोलते हैं डिमांड पुल फैक्टर, या इसी को बोलते हैं डिमांड साइड फैक्टर। दोनों का एक ही नाम है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। जैसे आपका स्कूल का नाम हो गया मोहन, घर का नाम आपको गोलू कोई बुलाता होगा, लड़का एक ही है, अलग अलग नाम है। उसी तरह इसका नाम डिमांड पुल फैक्टर है, बहुत सारे बुक में डिमांड साइड फैक्टर भी लिखा रहता है। सेकंड है हमारा कॉस्ट पुश फैक्टर या सप्लाई साइड फैक्टर, दोनों एक ही बात है। क्या है ये कहानी? देखिए, डिमांड पुल फैक्टर क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो सप्लाई हमारा कांस्टेंट है और डिमांड हमारा बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल फैक्टर। क्या बोला मैं? सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, डिमांड हमारा बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल फैक्टर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हर साल मार्कर का सप्लाई, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर लिखते हैं, हर साल 10 मार्कर बनता है, 10 मार्कर प्रोड्यूस होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
और डिमांड कितना है 10 मार्कर का, 10 मार्कर का डिमांड भी है। ठीक है, हर साल 10 मार्कर का डिमांड है, 10 मार्कर सप्लाई होता है। अगले साल यानी इस साल क्या हुआ कि डिमांड हो गया 20 मार्कर का डिमांड हो गया। ठीक है, मार्कर कितना बना 10 मार्कर प्रोड्यूस हुआ। इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्कर का डिमांड बढ़ गया, 20 मार्कर हो गया, सप्लाई कितना हो रहा है अभी भी 10 ही हो रहा है। बात समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं। मार्कर देखिए, डिमांड पुल फैक्टर का मतलब होता है कि सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, डिमांड हमारा बढ़ गया। पहला हम आपको उदाहरण दिए कि हर साल 10 मार्कर का डिमांड था, 10 मार्कर बन रहा था। इस साल क्या हुआ 20 मार्कर का डिमांड हो गया, लेकिन सप्लाई कितना हुआ 10 ही मार्कर हुआ। इससे होगा क्या, अब ये जो 20 लोग हैं जो मार्कर का डिमांड कर रहे हैं, अब ये अब आप ही बताइए कि आपके पास 10 मार्कर है, 20 लोगों को देना है, तो आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा पैसा देगा उनको आप मार्कर देंगे। इससे होगा क्या, प्राइस इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो यानी क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। तो पहला है डिमांड पुल फैक्टर। डिमांड पुल फैक्टर का मतलब कि हमारा सप्लाई क्या है, सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, सप्लाई हमारा कांस्टेंट है और डिमांड हमारा बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, डिमांड हमारा बढ़ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड पुल फैक्टर या डिमांड साइड फैक्टर। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए डिमांड साइड फैक्टर क्या है या डिमांड पुल फैक्टर क्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं। जिसमें सप्लाई कांस्टेंट हो, डिमांड इंक्रीज हो, खत्म। इसमें कुछ पॉइंट्स आता है, जैसे पहला है ब्लैक मनी। अरे भाई मान लीजिए कि डिमांड कैसे बढ़ेगा हमारा, पहला है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी समझते हैं, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को हम लोग बोलते हैं अनअकाउंटेड मनी। क्या है ये, सरकार के नज़र में हमको टैक्स ना देना पड़े तो हम अपना इनकम को छिपा लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा इनकम 1 लाख है, लेकिन हम सरकार के पास गए और बोले कि मेरा इनकम 30,000 ही है। हम क्या किए, झूठ बोले सरकार से। इससे होगा क्या, हमारा टैक्स कम लगेगा, और जो टैक्स कम लगेगा तो हम अपना पैसा को ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे, और वो जो पैसा हम सरकार को देना है वो हम बचा कर रखेंगे। उसी को हम बोलते हैं क्या, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मीन्स गलत तरीके से कमाए हुए धन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी बोलते हैं। तो ब्लैक मनी अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स खरीदेंगे, जैसे गोल्ड, ठीक है, BMW यानी एकदम महंगा महंगा चीज़ें खरीदेंगे। और ऐसे ही अगर 10 लोगों के पास ब्लैक मनी हुआ और वो गए गोल्ड खरीदने, BMW खरीदने, तो अब इन लोगों को लगे कि यार हम लोग का गोल्ड BMW बहुत बिक रहा है, इनका थोड़ा वैल्यू इंक्रीज करते हैं, इनका प्राइस बढ़ा देते हैं, तो इनका प्राइस बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का जन्म होगा। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। बात समझ में आ रही है। मेन इसमें क्या है, डिमांड पुल फैक्टर में मेन है कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सामान का डिमांड बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। अब आप उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि पहले 10 लोग समोसा खाते थे, ठीक है, 10 लोग समोसा खाते थे, लेकिन हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो नंबर 1 पर आ गया है इंडिया, जानते हैं कि नहीं। पहले चाइना था नंबर 1 पर, लेकिन अब इंडिया आ गया है नंबर 1 पर पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, इंडिया। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया। 10 समोसा पहले खाते थे, अब 10,000 लोग खा रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, समोसा का डिमांड बढ़ गया। और समोसा का जब डिमांड बढ़ गया तो इसका प्राइस भी दुकानदार बढ़ा देगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। थर्ड है हमारा डिफिसिट फाइनेंसिंग और हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, क्या कि जितना कम से कम हो मनी सप्लाई मार्केट में हो, यानी मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा ना हो। समझ में आ रहा है, मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा ना हो। कैसे नहीं होगा, कैसे मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ पर फैक्ट्री लगाया। जब इस फैक्ट्री लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा,
रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा। अरे भाई बढ़ेगा ना। मान लीजिए कि यहाँ पर जूता ही बनता है तो इसमें रॉ मटेरियल का डिमांड होगा। क्या है रॉ मटेरियल? लेदर। लेदर से ही ना शू बनता है, तो लेदर के यहाँ पर डिमांड बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्राइस उसका इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस किसी भी चीज़ का इंक्रीज होगा तो वहाँ से इन्फ्लेशन होने लगता है। समझ में आ रहा है? तो हाई रेट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करता है या फिनेंसिंग करता है, वो इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट को ये सब कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब कदम गवर्नमेंट उठाएगी तो इससे क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा, और जब डिमांड इंक्रीज होगा तो उस चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ में आया? तो ब्लैक मनी है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, डिफिशिएंट फाइनेंसिंग है, हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सेकंड है हमारा इधर कॉस्ट पुश फैक्टर। कॉस्ट पुश फैक्टर, देखिए कॉस्ट पुश फैक्टर क्या है कि हमारा डिमांड कांस्टेंट हो जाए, डिमांड कांस्टेंट हो जाए, सप्लाई हमारा डिक्रीज हो जाए। डिमांड पुल फैक्टर क्या था? सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज। कॉस्ट पुश फैक्टर क्या है? डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीज, डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीज। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीज। अब हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल, बोलिए भाई डिमांड पुल फैक्टर क्या है, बताइए। तो आप बताएंगे कि डिमांड पुल फैक्टर उसको बोलते हैं जिसमें हमारा सप्लाई कांस्टेंट हो, डिमांड इंक्रीज हो जाए। हम आपसे पूछे कि बताइए कॉस्ट पुश फैक्टर क्या है, आप बताएंगे कि डिमांड इसमें कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सप्लाई डिक्रीज कैसे होगा? कुछ पॉइंट है। नेचुरल डिजास्टर, मान लीजिए कोई भी नेचुरल कैलामिटीज ले लीजिए, फ्लड हो गया, बाढ़, हमारा अर्थक्वेक आ गया, कोई भी कैलामिटीज है, हमारा सूखा हो गया, ड्रॉट। ठीक है, अब मान लीजिए कि वीट का सीजन है, गेहूं का सीजन है और सूखा पड़ गया। वीट का सीजन है और हम लोग का क्या हो गया? सूखा पड़ गया। अब क्या करेगा किसान? उसका तो फसल खराब हो गया। तो जब फसल खराब हो गया तो अब तो वो गेहूं नहीं होगा वहां पर। अब क्या होगा? गेहूं का सप्लाई कम हो जाएगा। डिमांड उतना ही है, पहले जितना लोग डिमांड करते थे अभी भी उतना ही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। किसके वजह से? नेचुरल डिजास्टर की वजह से। समझ में आया? नेचुरल डिजास्टर में मान लीजिए कि किसान कोई फसल किया, उसका फसल अच्छा से नहीं हुआ, खराब हो गया, डिमांड अभी भी उतना लोग कर रहे हैं लेकिन खराब हो गया, इससे वजह से क्या होगा? सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा फसल हुआ ही नहीं था, इसके वजह से हमारा सप्लाई कम हो गया। समझ में आया? उसके बाद है ऑयल प्राइस हाइक। हाइक का मतलब होता है इंक्रीज, वृद्धि, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि। ऑयल प्राइस हाइक, मान लीजिए कि अचानक से ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गया, सडन राइज हो गया इसका प्राइस। कैसे राइज हो गया? हम इंडिया में तो ऑयल होता नहीं है। ठीक है, पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है? फॉरेन कंट्री से आता है, सऊदी अरबिया से आता है, वेनेजुएला से। ज़्यादातर तेल हम लोग इंडिया वाला कहाँ से लाता है? वेनेजुएला से आता है पेट्रोल डीजल। अब मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल रुक गया। क्यों रुक गया? प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि थोड़ा प्राइस कम होगा तब हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। सब डिमांड अभी भी लोग उतना बोल रहे हैं, सप्लाई कम कर दिया। समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि पहले पेट्रोल और डीजल फॉरेन कंट्री से आ रहा था, अभी भी आ रहा है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अभी हम इसको नहीं मंगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। डिमांड अभी भी लोग उतना ही कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी कम नहीं ना हुआ है। आप तेल मान लीजिए कि नहीं लाएंगे दूसरे कंट्री से तो गाड़ी कम थोड़ी है इंडिया में, गाड़ी तो अभी भी उतना ही पेट्रोल पंप पर जाएगी, डिमांड उतना ही होगा, सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है बात? हम लोग डिमांड उतना ही कर रहे हैं लेकिन सप्लाई कम हो रहा है। इससे क्या होगा? जितना है उसी का दाम गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद है इनहेंस टैक्सेशन। इनहेंस टैक्सेशन क्या कहता है? अब मान लीजिए कि ये जो मार्कर है ये 5 कंपनियां बना रही है। ठीक है, इस मार्कर को 5 कंपनियां बना रही है। बहुत बढ़िया। इस पर गवर्नमेंट 5% का टैक्स लेती थी, लेकिन अब टैक्स इनहेंसन का मतलब होता है कि टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर देना, टैक्स को बढ़ा देना। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब हम आप सबसे 35% का टैक्स लेंगे। जब गवर्नमेंट 5% का टैक्स लेती थी तब ये मार्कर का दाम 20 रुपया था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने 35% कर दिया तो इसमें से बहुत सारी कंपनियां नहीं बनाएगी, अभी हम नहीं बनाएंगे, सप्लाई रोक देगी। अभी जो 2 कंपनियां हैं वो सप्लाई को क्या कर देगी?
रोक देगी कि हम अभी प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, अभी हम मार्कर को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। इससे होगा क्या, सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। पहले 5 कंपनियां बनाती थी, अब 3 ही कंपनियां बनाएगी। डिमांड हमारा उतना ही है, सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, तो यार ये सब कारण है जिसके वजह से हमारा इन्फ्लेशन होता है। पहला है डिमांड पुल फैक्टर, जिसमें क्या होता है, सप्लाई कांस्टेंट रहता है, डिमांड इंक्रीज होता है। और दूसरा जो मेन कारण है वो है कॉस्ट पुश फैक्टर, जिसमें डिमांड हमारा कांस्टेंट रहता है लेकिन सप्लाई ही घट जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, कि किस किस सेक्टर में इन्फ्लेशन का निगेटिव प्रभाव पड़ता है, किसमें पॉजिटिव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का किस किस सेक्टर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए चलिए चलिए, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन समझ जा रहा है ना यार। अभी सभी लोग जग रहे हैं, इसीलिए जनरली हम वीडियो रात में बनाते हैं, इसीलिए वीडियो को बंद कर लेते हैं, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें। पहला है इफेक्ट ऑन डिबेटर एंड क्रिएटर। डिबेटर मतलब पैसा लेने वाला, क्रिएटर मतलब पैसा देने वाला। क्या कर रहा है इफेक्ट ऑन डिबेटर एंड क्रिएटर। मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि आप हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, हमको एक फ़ोन खरीदना है, पापा से बोले तो पापा हमको दे ही नहीं रहे हैं, तुम हमको दे दिया, लो 10,000 रुपया, बिगड़ जाओ फ़ोन लेकर। होता है ऐसा दोस्त, तुम हमको दे दिया 10,000 रुपया। ठीक है, अब 10,000 हम रुपया ले लिए, जाकर एक फ़ोन खरीद लिए, और हम आपसे बोले कि हम 2 साल बाद तुमको लौटा देंगे। तुम बोला ठीक है लौटा देना। अब आप बताइए कि जो फ़ोन अभी हम 10,000 का खरीदे हैं, 2 साल बाद उस फ़ोन का 10,000 ही दाम रहेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ रही है। अब मान लीजिए कि जो फ़ोन आप आज 10,000 का खरीदे हैं, 2 साल बाद उस फ़ोन का दाम 16,000 हो जाए, 18,000 हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिबेटर होता है, पैसा लेने वाला होता है, वो गेन में होता है एज कंपेयर टू क्रेडिटर। कैसे, मान लीजिए कि आप हमको 10,000 रुपया दिए, 10,000 रुपया दिया, लो भाई मोबाइल खरीद लो। मोबाइल खरीद लेगा तो तुम बिगड़ जाएगा, पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तुम हमको 10,000 रुपया दे दिया, हम बोले कि तुमको हम कितने दिन में लौटाएंगे, 2 साल में लौटाएंगे। अब अभी जो हम फ़ोन खरीदे हैं 2 साल में, अभी इसका दाम कितना है, 10,000 है। अभी इस फ़ोन का दाम कितना है, 10,000 है। आप बताइए कि 2 साल के बाद भी इस फ़ोन का दाम 10,000 ही रहेगा, नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, 12,000, 14,000, 15,000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप हमको 10,000 रुपया दिए, उसका परचेजिंग पावर ज़्यादा है, और जब हम आपको 10,000 रुपया लौटाएंगे उसका परचेजिंग पावर लो है। समझ में आया क्या बोल रहा है। अभी जो डिबेटर यानी जो अभी पैसा लेने वाला है वो ज़्यादा फायदा में है, अभी जो देने वाला है वो घाटा में है। क्यों, क्योंकि परचेजिंग पावर उस समय कम हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अगर हम आपको अभी पैसा दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं, अभी आप जो 10,000 रुपया का सामान खरीदेंगे, 2 साल बाद अगर आप हमको पैसा दोगे और वही सामान हम खरीदने जाएंगे तो उस सामान का रेट ज़्यादा हो गया होगा। उस समय अब हमारा पैसा का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, अभी आपका परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा गेन में हो। समझ में आया। सेकेंड हमारा इफेक्ट है इफेक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप। जिनका भी मंथली फिक्स्ड है, तो आपको भाई 30,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, और वर्किंग क्लास भी ज़्यादा इफेक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फिक्स्ड इनकम ग्रुप जिनका होता है। मान लीजिए कि आपका फिक्स्ड है कि 30,000 रुपया मिलेगा पर मंथ। ठीक है, ये फिक्स हो गया, गवर्नमेंट फिक्स करती है। जिनका भी सरकारी नौकरी होता है उनका महीना फिक्स होता है कि आपको इतना महीना मिलेगा। ठीक है, वो फिक्स हो गया। अब इन्फ्लेशन बढ़े या घटे, ये इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, घटेगा इफेक्ट नहीं होगा बनता। अगर इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन, ये इफेक्ट होगा। अब मान लीजिए कि इनको 30,000 रुपया मिलता है, 30,000 महीना मिलता है, और इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होता है, मनी वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज, और प्राइस क्या होता है, इंक्रीज। तो ये फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले इफेक्ट हो जाएंगे इससे। ठीक है, इफेक्ट ऑन वर्किंग क्लास। मान लीजिए कि जो वर्किंग क्लास पीपुल है, जो किसान है, जो मिस्त्री है, मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, ये क्या करता है बंदा, रोज कमाता है, रोज खाता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, तो सबसे ज़्यादा जो
हमारा बैडली इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है वर्किंग क्लास पीपल पर। जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है, महंगाई का। अब मान लीजिए कि जो रिक्शा चलाने वाला है वो 100 रुपया कमाया, ठीक है, कितना कमाया, 100 रुपया, और दाल है 100 रुपया किलो। हो सकता है कि एक दिन ये 100 रुपया का दाल खरीद ले, लेकिन अगर दाल का दाम 200 रुपया हो जाए तो क्या ये करेगा यार, कैसे ये खरीद पाएगा। तो सबसे बैडली इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का वर्किंग क्लास पीपल के ऊपर, समझ में आया। उसके बाद है इफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब जितने भी फॉरेन कंट्री है वो अपना कंपनी भारत में लाती है, इन्वेस्ट कराती है। जैसे अमेरिका का कंपनी हो गया, कोरिया का कंपनी हो गया, चाइना का कंपनी हो गया, जापान का कंपनी हो गया, ये सब भारत में कंपनी जाते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप ही बताइए कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मनी वैल्यू गिर जाएगा, और जब मनी वैल्यू गिर जाएगा तो हर चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उस समय कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगा कि हम भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि भारत में नहीं तो ज़्यादा डिफ्लेशन हो और नहीं तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, उसको मतलब कंट्रोल कर रखा जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये रहा कुछ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी मेजर्स, यानी कौन कौन से तरीके हैं जो गवर्नमेंट एडॉप्ट करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यार हम पहले ही बताए थे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी पहले ही आप लोग पढ़ लिए हैं। एक होता है प्राइस रीजनिंग सिस्टम, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेजर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कैमरा बंद कर लेते हैं पहले। देखिए हम यहाँ पर गलत प्रोनाउंस कर रहे थे, हम बोल रहे थे एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या लिखा है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेजर्स। फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। देखिए इन दोनों को हम डेप्थ में पढ़ाए हैं, कहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन चैप्टर में। फिर भी हम एक बार आपको रिकेप करा देते हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता था, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता था, आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता था, गवर्नमेंट। देखिए आरबीआई अपने ऑफिस में बैठे भारत में इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती थी। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाए थे, ठीक है, किसके हेल्प से, रेपो रेट के थ्रू। सब आपको बैंक चैप्टर में बढ़िया से पढ़ना है। बैंकिंग चैप्टर जो है ना, इसके नेक्स्ट चैप्टर ये तो आज खत्म हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग चैप्टर के ऊपर, उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। तो रेपो रेट के थ्रू ये भारत में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। फिजिकल पॉलिसी भी बजट के थ्रू अपना बजट देखता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी क्या था, गवर्नमेंट या आम जनता को बताती है कि वो कितना पैसा किस सेक्टर में खर्च करेगी और वो पैसा लाएगी कहाँ से। तो ये दो मेजर्स हुए। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए ये सबसे बड़ा समस्या हो रहा है, गवर्नमेंट अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था, टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, कि आपके घर में 2 बच्चा ही पैदा होगा, अगर ज़्यादा पैदा हुआ तो आपको सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा आपके चाइल्ड को, ठीक है। तो वो एक पॉलिसी बनाया गवर्नमेंट ने था। लेकिन यार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिनका अभी सरकार है, उनको कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारे देश का पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा और इंक्रीज होगा, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हम देखे थे क्या, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हमारा डिमांड भी इंक्रीज होगा, जब डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस, पैसा इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे मुख्य जो हमारा एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, जितना जल्दी हो सके हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करें, ठीक है। उसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर हॉर्डरिंग। हॉर्डरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। जो बहुत सारे लोग जो गुड्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक राम है, ये श्याम है, ठीक है, इनके ये भी सेब बेचते हैं और ये भी सेब बेचते हैं। ये बेच रहे हैं 90 रुपया और ये बोल रहे हैं 100 रुपया। अब बताइए कि आप लोग कहाँ खरीदेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, ये 90 रुपया दे रहे हैं, इनके पास सभी लोग जाएंगे, तो ये सोचेंगे कि मेरा 100 रुपया हम 80 रुपया कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि ये 80 हो गया तो ये 70 कर देंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। कंपटीशन हो रहा है, हम लोग को तो अच्छा है।
जितने आम सिटीजन हैं उनको तो अच्छा है कि कंपटीशन मार्केट में हो। ये 70 हो गए तो ये 60 कर दिए, ये 60 हो गया तो ये 40 रुपया कर दिए। अब देखिए ये जब 40 रुपया कर दिए, अब जो श्याम है वो अपना कुछ आदमी भेजेगा और बोलेगा कि जितना सेब है 40 रुपया किलो के हिसाब से खरीद कर आओ। इनका आदमी गया, 40 रुपया किलो जितना भी सेब है खरीद कर ला दिया और सारा सेब को यहाँ पर जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इसी को यहाँ पर बोल रहा है होर्डिंग। ठीक है, सारे सेब को क्या हो गया, सारे सेब यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब ये प्राइस को इंक्रीज कर 80 रुपया 90 रुपया बेचेगा भाई। ठीक है, क्योंकि अब तो इसके मार्केट में कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है, इसका सारा सेब ये खरीद लिया। इसी को यहाँ पर बोला है कि पनिशमेंट फॉर होर्डिंग, ऐसा करने वाले को पनिशमेंट करो यानी दंड दो। उसके बाद चेक ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि जो हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि भविष्य में इसका प्राइस बढ़ेगा, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं कि मार्कर आ रहा है मतलब अचानक से मार्कर का सप्लाई ही बंद हो गया। आलू आ रहा है, प्याज आ रहा है, अचानक प्याज का सप्लाई बंद हो गया, प्याज 120 रुपये 130 रुपये केजी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी चेक करना चाहिए। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए गवर्नमेंट को कम से कम इंटरेस्ट पर किसको लोन देना चाहिए, फार्मर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ऑनर है उनको। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हम कम इंटरेस्ट पर फार्मर को लोन देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खेती में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जब वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उनका फसल अच्छा होगा, उससे सप्लाई बढ़ेगा। जब सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड कम होगा तो इससे क्या होगा, हमारे जो देश में इन्फ्लेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब गवर्नमेंट को ये प्रयास करना चाहिए कि जो जितने भी फार्मर हैं उनको लोन कम से कम दिया जाए, फर्टिलाइजर समय पर दिया जाए। जैसे अभी बिहार में फर्टिलाइजर के लिए रात में 2 बजे किसान लाइन में लग जाता है कि कल सुबह हमको 10 बजे फर्टिलाइजर मिलेगा। सोचिए ये हाल है। तो फर्टिलाइजर समय पर देना चाहिए। और जो टैक्स लेते हैं फार्मर पर एटलीस्ट कम से कम टैक्स लीजिए। ठीक है, तो ये सब मेजर्स हैं जिसके हेल्प से हमारे देश में इन्फ्लेशन कम हो सकता है। गवर्नमेंट इसमें से कुछ मेजर्स को लेती है, बहुत सारे अभी भी मेजर्स हैं। ठीक है, इसमें तो अभी आप 10th क्लास में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको अभी कम पढ़ना है, अभी तो 10th पढ़ने में ही हालत ख़राब हो रहा है आप सबका। यार ये कुछ मेजर्स हैं जिसके हेल्प से गवर्नमेंट इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए बैंकिंग चैप्टर, और ये आपका लास्ट चैप्टर होगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।